नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम की इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 22 मार्च, यानी कि अब आप लोग मार्च के जो है अंतिम दिवसों में चल रहे हैं, यानी कि अब आप मार्च का महीना आपके सामने जो है खत्म हो रहा है। बहुत कम समय बचा है दरअसल आपकी परीक्षा, खासकर आरओ एआरओ के लिए। हालांकि पीसीएस के लिए तो आपके पास एक लंबा समय है, लेकिन अगर आपका फोकस दरअसल आरओ एआरओ का होगा तो आपके पास समय बहुत कम है। ऐसे में आप लोग प्लीज पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्या कुछ हमारा करंट अफेयर्स है। लेकिन इसके पहले हम लोग करेंगे फटाफट रिवीजन, ठीक है, कि हम लोगों ने कल क्या कुछ पढ़ा था। तो कल हमने आपको बताया था कि जो यूनेस्को है, तो यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत के लिए संभावित सूची में 6 स्थलों को शामिल किया गया है। 6 स्थलों के बारे में हमने कल आपको बताया था। यहां पर 6 के 6 प्लेसेस जो है यहां पर लिखे गए हैं। एक कांगेर घाटी है, आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ में स्थित है। कल हमने इसको डिटेल्स में पढ़ाया था आपको। दूसरा, मृदुमल महापाषाण मेनिहर है, अशोक के अभिलेख स्थल हैं, ठीक है। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर है, उत्तर भारत में गुप्त मंदिर है और बुंदेलों के महल किले हैं। ये है आपका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये 6 के 6 इनका स्थान और किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न जो है देखने को मिल जाए, जिसकी संभावना पूरी है, राइट। चलिए, अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग कई बार पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स कहां से करें, कहां से नहीं करें। ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं कराता हूं बस एक बार मुझ पर भरोसा रखिए आप लोग, और लगातार इस करंट अफेयर्स को आप करते रहिए। लास्ट में जब कोई एक ईयर की मैगजीन या 6 महीने की कोई मैगजीन आएगी तो उससे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इतना आपका सफिशिएंट रहेगा। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दमन और दीव और इसके साथ ही चंडीगढ़, ठीक है, ने अपने सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने का 100% का लक्ष्य जो है हासिल कर लिया है। कल हमने आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताया था। दरअसल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के ऊपर निर्भरता हमारी अच्छी रहे और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हम अलग हो जाएं, इसके लिए दरअसल ये योजना चलाई जा रही है। और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए भी दरअसल ये जो आपकी योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, चाहे वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो, चाहे कोई अन्य, चाहे पवन ऊर्जा से संबंधित कोई चीजें हो, वो कहीं ना कहीं दरअसल हम अपने ऊर्जा क्षमता में निर्भरता हम प्राप्त करें, इसके लिए इन प्रकार की योजनाओं को चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। अब इसके अलावा सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर गुजरात रहा है, मैंने कल आपको बताया भी था, ठीक है। दूसरे स्थान पर आपका केरल है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यानी कि अपने यहां पर सोलर जो पैनल होते हैं उसको लगाने के मामले में गुजरात आपका पहला स्टेट है, सेकंड पे केरल है और थर्ड पे आपका उत्तर प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में यही प्रश्न आपसे पूछ ले, ठीक है। चलिए आगे। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर, साथी नासा के निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गुरमनोव 9 महीने के लंबे मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। आप जानते होंगे बड़ी उपलब्धि रही है अपने आप में ये, ठीक है। मिशन तो कुछ ही दिन का था, लेकिन तकनीकी खराबी आने की वजह से ये जो 10-12 दिन का मिशन था, ये एक लंबा खिंचते हुए 9 महीने पूरा का पूरा चला गया। आप सोचिए सुनीता विलियम्स की बहादुरी, उनके धैर्य और साहस का परिचय उन्होंने कितना जबरदस्त दिया है। आप सभी लोगों को उनसे सीखने की आवश्यकता है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। उनकी इस वीरता और उनके इस अदम्य साहस के लिए पूरा देश, पूरा विश्व उनको नमन करता है। और आपके अंदर भी इतनी ही अदम्य साहस, ऊर्जा और निर्भीकता होनी चाहिए कि आप अपने एग्जाम में बैठ करके अपने एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो कहते हैं ना कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा और ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो ये इंसान की एक अपनी क्वालिटी होती है, आपको इसको मेंटेन करते हुए जरूर चलना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास कौन होता है? बोंगो सागर 2025 का आयोजन किया गया, कल हमने आपको उसको बताया था, ठीक है। चलिए, इसके अलावा प्रतिवर्ष 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, जिसका मान क्या होता है? 22/7 होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, इसका इस्तेमाल आप लोग खूब करते होंगे अपने एग्जाम में, मैथ्स में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भू राजनीति और भू आर्थिकी, यानी कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर केंद्रित 3 दिवसीय सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। मैंने कल कहा था कि रायसीना डायलॉग ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसका 10वां संस्करण अभी हाल ही में नई दिल्ली में दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयोजित किया गया और इसमें न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो मुख्य भूमिका में रहे हैं।
ठीक है। तो रायसीना डायलॉग हो गया आपका, म्यूनिख सम्मेलन हो गया, ये दोनों सम्मेलन कुछ कुछ जो है मिलते जुलते हुए दिखाई देते हैं। तो इनके बारे में कल हमने आपसे कहा था कि इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा कि दरअसल भारत का इसमें क्या कुछ रोल है और वैश्विक लेवल पर इसका कितना रोल है, ये आपको कल हमने कहा था कि इसको अच्छे से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। अगर आपने रेडी कर लिया होगा दैट्स वेरी गुड, इसका मतलब आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आपने इग्नोर कर दिया होगा इन बातों को तो कहीं ना कहीं आप जो है बैक फुट पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है असम में, अभी आप जानते होंगे। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मार्च को पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है। और आप जानते होंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन का संदर्भ किससे है, दुग्ध उत्पादन से है, डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने से है, ताकि जो है डेयरी प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं, दूध उत्पादन जो होता है बढ़े और किसानों की आय से जो है दुगनी हो अपनी आप में, यानी कि किसान क्या हो, सशक्त हो सके डेयरी जो है उद्योग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की, तो 1905 में की। कल हमने आपसे कहा था कि जितने भी अधिवेशन कांग्रेस के हुए हैं, जितने भी अधिवेशन कांग्रेस के हुए हैं, हमने कल क्या कहा था आपसे कि भैया जी लोग इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कांग्रेस के सभी अधिवेशनों को। अब अगर आपने कल पढ़ लिया होगा इसको, जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुई हैं उनकी अध्यक्षता, जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनकी अध्यक्षता जो है किन्होंने की है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गांधी जी के बारे में पूछा जाता है प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने कब अध्यक्षता की, सरोजिनी नायडू ने कब अध्यक्षता की, गोपाल कृष्ण गोखले ने कब अध्यक्षता की, ऐसे प्रश्न खूब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने महत्वपूर्ण जो है इनके हुए हैं अधिवेशन, इनके बारे में आपको रेडी कर लेना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न देखने को अक्सर मिलते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कैग भाई साहब ये चर्चाओं में है। कैग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी इसको बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। अब ये चर्चाओं में है, चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में एक पीआईएल दारी की गई थी, जनहित याचिका दारी की गई थी। उसमें कहा गया था कि अभी हाल ही में जो कैग की नियुक्ति हुई है उसमें जो है मानदंडों का पालन जो है नहीं किया गया है, और इसी पीआईएल के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, जो कि आपकी सबसे बड़ी अदालत देश की अदालत होती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कैग चर्चाओं में है। और इसके पहले भी कैग विगत कुछ महीनों में ऑलरेडी, विगत कुछ वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो भी कहीं ना कहीं कैग चर्चाओं में रहा है। इसलिए कैग से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो कैग क्या करता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, यानी कि जो भी वित्तीय कार्यवाहियां होती हैं उस पर ऑडिटिंग करने का काम, उस पर नियंत्रण करने का काम, फाइनेंस को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, आपका कैग करता है। ठीक है, कैग की नियुक्ति आप सभी लोग जानते होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इस पर कई सारे प्रश्न बनते हैं, आइए देखते हैं हम लोग इसको। तो चर्चा में क्यों, तो उच्चतम न्यायालय ने कैग की नियुक्ति में तटस्थ प्रक्रिया, क्या कैग की नियुक्ति में तटस्थ प्रक्रिया ना पालन किए जाने की वजह से एक पीआईएल के परिप्रेक्ष्य में नोटिस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। राइट, चलिए, तो ये हो गया आपको पॉइंट। अब भारतीय संविधान का जो 148 आर्टिकल है, आप जानते होंगे कैग की नियुक्ति के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 148 आपके एग्जाम में भाई साहब कई बार पूछा गया है, मैंने कई बार आपको समझाया भी है। आर्टिकल 148 का संबंध किससे है, आप कहेंगे सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो आर्टिकल 148 टू 151 यानी कि 148 अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। यह पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और आर्टिकल 148 स्पेशली कैग की नियुक्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कई बार यह फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस वाले फैक्ट को भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्हें पद से उन्हीं रीति और उन्हें उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से तथा जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। यानी कि कैग को हटाना अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। कैग को ऐसे कोई एमवी नहीं हटा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कैग जब रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद वो किसी भी राज्य सरकार के पद या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पद पर उनको नियुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए है
क्योंकि जब कैग की नियुक्ति की जाती है तो किसी लालच में ना रहें, वो तटस्थ भाव से कार्यवाही करें और देश में जो फाइनेंशियल जो करप्शन होता है उसको रोकने का काम करें। तो ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर रिटायरमेंट ये किसी भी पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं माने जाते हैं, और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसको भी आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें पद की शपथ दिलाई जाती है, यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष यानी कि 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले आएगा इन दोनों में से, वहां तक क्या होती है, इनकी रिटायरमेंट की उम्र होती है, राइट। तो यह भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है। सही नहीं है यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है ऐसा पूछा आपसे प्रश्न। तो कैग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सही बात है, नहीं सही बात है। कैग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। आप कहेंगे सर किसके द्वारा की जाती है, तो कैग की नियुक्ति दरअसल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दैट मींस कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, एक क्या है, एक क्या है, वो है आपका रॉन्ग, ठीक, यानी कि ये हो गया गलत। अब दूसरा देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 भारतीय नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। 148 टू 151 ये आर्टिकल जो है वो आपकी कैग से रिलेटेड ही है। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। तो क्या पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट कौन सा नहीं है, तो बस यही वाला नहीं सही है, यानी कि केवल एक। तो केवल एक देखिए कूट में कहां पर है, तो यहां पर केवल एक लिखा है। दैट मींस कि ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ विश्व गौरैया दिवस आप जानते होंगे, गौरैया जिसको हम लोग स्पैरो भी बोलते हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। और इस पर मैंने कई बार आपको प्रश्न कराया भी है। आप जानते होंगे कि आपके यहां पर जो है चिड़िया चहचहाती है कहीं ना कहीं, और अपने आप में अगर इस पर आप बात करेंगे तो आपके घर में, आपके आंगन में एक बहुत ही मधुर आवाज के साथ में गौरैया का जो है प्रवेश रहता था। लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी, जिस तरीके से पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड बढ़ी, डिमांड के बढ़ने से इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्री होने से अर्बनाइजेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, इंडस्ट्री लगी, पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, और उससे कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट जो है गौरैया पर पड़ा, यानी कि स्पैरो पर पड़ा। इससे कहीं ना कहीं इनकी संख्या में कमी आई, यानी कि ये धीरे धीरे लुप्त होती हुई चली जा रही हैं। और इसके लुप्त होने की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक जो हमारा इकोसिस्टम होता है, क्या जो हमारा इकोसिस्टम होता है, ध्यान दीजिएगा, इकोसिस्टम जो है हमारा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने के साथ साथ में जो हमारी बायोडायवर्सिटी होती है, क्या जो हमारी बायोडायवर्सिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इससे डिस्टर्ब हो रही है। तो गौरैया का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी चाहे वो आपकी विलेज की हो, चाहे आपकी वो विलेज की हो, या फिर चाहे वो आपकी सिटी की हो, दोनों की जरूरी होती है। तो क्योंकि ये क्या करती है, जितने इंसेक्ट होते हैं उनको खाती है और कीटों को नियंत्रण करने का काम करती है, और भोजन के रूप में भी कीट इसी काम आते हैं। लेकिन आप जानते होंगे जिस तेजी के साथ इंसेक्टिसाइड का प्रभाव बढ़ा, उस एवज में देखा गया कि कीटों की संख्या कम हो गई, और अपने आप में गौरैया का भोजन जो होता है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगा। तो वहीं दूसरी ओर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन रहा है, उसकी वजह से जो इनके घोंसले रहते थे, जो इनके घर रहते थे, वो हट गए, यानी कि इनका जो हैबिटेट था वो अपने आप में कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से जो गौरैया थी उनकी संख्या धीरे धीरे करके क्या हुई, कम होती हुई चली गई। आपने एक मूवी देखी होगी, बर्ड्स पर ही आधारित है, आपने शायद देखा होगा, जिसमें दिखाया गया किस तरीके से मोबाइल नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से किस प्रकार से इन बर्ड्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप जानते हो रेजेस का इंपैक्ट बहुत पड़ता है, चाहे वो आप हो या बर्ड्स हो। अब चूंकि हम लोग ज्यादा स्टेबल हैं अपने आप में, तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इन रेजेस का, इन जो है चीजों का इंपैक्ट इन बर्ड्स पर ज्यादा पड़ता है। मूवी शायद मुझे याद नहीं आ रही अभी कौन सी है, बड़ी अच्छी मूवी है, उसको आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं क्या होता है, गौरैया के ना होने से डिस्टर्ब होता है। और इकोसिस्टम में आप जानते होंगे प्रोड्यूसर से लेकर के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर, इनकी सबकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये इनमें से अगर कोई भी चीज अगर डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना कहीं जो पूरा हमारा इकोसिस्टम होता है वो, उसमें से अगर एक भी चीज अगर कहीं खो गई, मतलब अगर विलुप्त हो गई, तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा डिस्टर्ब जो है
हो जाता है। अब शब्द यहां पर इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी आया है, तो आप लोग बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर को आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। और यहीं पर मैं आपको तुरंत हैंड टू हैंड टास्क देता हूं कि आप लोग इकोसिस्टम में पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ठीक है, इसके अलावा आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का चैप्टर खूब इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इकोसिस्टम वाले चैप्टर को और बायोडायवर्सिटी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इकोसिस्टम में एक चैप्टर आपका पिरामिड वाला भी है, तो पिरामिड से भी खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग पिरामिड, इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी, इन तीनों टॉपिक को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। भाई साहब रेडी कर लीजिएगा, साथ साथ में अगर आप मेरे काम करते हुए चलेंगे, टास्क को पूरा करते हुए चलेंगे, एक महीना आपके इंटरफेस देखिए, आप देखेंगे कि आपके स्टडी में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। कल एक दो लोगों ने लगातार मुझे इस समय अपना टास्क मुझे भेज रहे हैं कि सर व्हाट्सएप पे मेरे, कि सर ये जो आप टास्क देते हैं इसको मैं पूरा कर रहा हूं या कर रही हूं। तो अब आप सोचिए, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो लोग कर रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से, सारगर्भित तरीके से, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में वो जो है वो लोग कर रहे हैं। आप लोग भी इस तरीके से काम करिए, जो मैं कहता हूं करने का प्रयास क्या करिए, डेफिनेटली आपको इसका फायदा बहुत जबरदस्त मिलेगा। जीएस की तैयारी भी आपकी होती रहेगी और करंट अफेयर्स तो आपका होता रहेगा। अब चूंकि जैसे मैंने कहा पिरामिड, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी आपको तैयार कर लेना है इन चैप्टर को, तो आपको फिर आज ही रेडी कर लेना है हैंड टू हैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं विश्व गौरैया दिवस के बारे में थोड़ा सा और चीजें। तो विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 2010 में इसकी शुरुआत होती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फाउंडेशन है अपने आप में, क्या है उसका नाम है नेचर फॉरएवर। तो नेचर फॉरएवर नामक जो एक पक्षी संरक्षण जो संगठन है, इसके द्वारा वर्ष 2010 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये फैक्ट, ईयर और ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये आप लोग को आपके दिमाग में चीजें रहनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि गौरैया की जो घटती हुई आबादी है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, ताकि लोग गौरैया के संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर ग्लोबली जो है काम कर सकें, वर्क कर सकें, ठीक है। चलिए कल मैंने इस पर एक आर्टिकल कराया था और मैंने कहा था कि जहां से मैंने अपनी एमएससी की, वहीं पर हमारे यहां पर प्रोफेसर दिनेश चंद्र भट्ट हैं, उनकी रिसर्च गौरैया पर बहुत है, और उनके शिष्य यानी कि उनके स्टूडेंट डॉक्टर विनय शेट्टी, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी व्यापक स्तर पर दरअसल गौरैया के लिए काम किया। अगर आप इस पर इंटरेस्टेड होंगे तो उनके रिसर्च पेपर को आप लोग सर्च कर सकते हैं आगे, अगर इन फ्यूचर अगर आपको इस फील्ड में जाना होगा तो, ठीक है। चलिए 2012 में आप जानते होंगे कि जो आपकी घरेलू गौरैया है, इसको दिल्ली का राज्य पक्षी बनाया गया, स्टेट बर्ड्स बनाया गया, और ऐसे में कहीं ना कहीं ग्लोबली जो है इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो, क्योंकि कैपिटल है इंडिया की अपने आप में, और जब इसको बनाया गया राज्य का पक्षी जो है, राज्य पक्षी बनाया गया दिल्ली का, तो अपने आप में एक व्यापक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिला। इसके अलावा कर्नाटक के मैसूर में अर्ली बर्ड एक अभियान चलता है, जिसमें बच्चों को पक्षियों की दुनिया से परिचित कराया जाता है। इस कार्यक्रम में एक पुस्तकालय, गतिविधि किट और पक्षियों को देखने के लिए गांवों की यात्राएं शामिल हैं। ये शैक्षिक प्रयास में बच्चों को प्रकृति में गौरैया और अन्य पक्षियों के महत्व को पहचानने और समझने में मदद कर रहे हैं। तो आप लोग भी गौरैया को संरक्षित करने का कार्य कीजिए, अपने घर में कम से कम जो एक छोटा सा घोंसला लगा दीजिए। आप जानते होंगे इसके घोंसले जो है मिलते हैं मार्केट में, कुछ इस प्रकार से इसका जो है घोंसला होता है, आप लोग जाएंगे मार्केट में तो आपको मिल जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे रहता है, यहां पर एक छोटा सा होल रहता है और इस पर ऐसे कुछ इस प्रकार का इसका आकार होता है, बहुत ही अच्छा सा मिलता है, और यहां पर जो टांगने के लिए एक अपना वो होता है, हुक वगैरह होता है, ठीक है। आप लोग लीजिए और कम से कम गौरैया जो हमारे घर और आंगन में पहले हमारे साथ आती थी, और गौरैया जो है कहा जाता है कि हमारे जब से मनुष्य का अस्तित्व आया है तब से दरअसल कहीं ना कहीं गौरैया हमारे साथ रही है, ठीक है। तो गौरैया को फिर से अपने घर में बुलाना है, वो आपकी मेहमान है, वो आपके परिवार का एक जो है अंग है, तो गौरैया को हमें हमसे दूर नहीं होने देना है, हमें उसको अपने पास बुलाना है। इसके लिए आप लोग इसके संरक्षण के लिए कार्य करिए, ठीक है। सुबह जब आप उठते होंगे तो कोयल और गौरैया की आवाज निश्चित तौर पर आपके मन को मोहित करती होगी और अपने आप में आपको बड़ा सुकून मिलती होगी। ध्यान दीजिएगा, यही पक्षी, यही अगर मोर, यही अन्य जो तितलियां हैं, मोर हैं, गौरैया है, कोयल, अगर ये सब नहीं रहे तो फिर इस प्रकृति का कोई मोल नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। विश्व गौरैया दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और कर्नाटक के मैसूर में अर्ली बर्ड अभियान चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन सही हैं, दैट मींस कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे। चौथी राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक का भी हाल ही में आयोजन किया गया है, और सागरमाला परियोजना कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है।
सागरमाला परियोजना में क्या होता है कि दरअसल ये जो बंदरगाह जो हमारे हैं, जो तटीय इलाके हैं, तो यानी कि इसके अंतर्गत जो भी हमारे नदी जल मार्ग हैं या समुद्री जो मार्ग हैं, क्या जो भी हमारे समुद्री मार्ग हैं, ठीक है, चाहे वो आपके समुद्री मार्ग हैं, ठीक है, समुद्री मार्ग, या फिर इसके अलावा चाहे वो आपके नदी मार्ग हैं, ठीक है, इनको क्या करना, मजबूत करना। इसके अलावा बंदरगाह, जो भी बंदरगाह हैं उनको क्या करना, इनको मजबूत करना, इनको इनके विकास के लिए काम करना। तटीय क्षेत्र जो भी हमारे हैं, जो भी कोस्टल एरियाज हमारे हैं, तटीय क्षेत्र, उन तटीय क्षेत्रों में अवसंरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और कहीं ना कहीं जो लॉजिस्टिक सेक्टर है अपने आप में, उस लॉजिस्टिक सेक्टर को क्या करना, मेंटेन करना, उसको ग्रो करना। ये दरअसल सागरमाला परियोजना का जो है मेन उद्देश्य है, और इस पर खूब सारे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको थोड़ा सा इस पर बता दिया, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इसी सागरमाला परियोजना से संबंधित जो चौथी राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति है, इसकी अभी बैठक हाल ही में आयोजित की गई है, और सागरमाला 2.0 अभियान के बारे में इस पर बात किया गया है, ठीक है। चलिए, तो आइए हम इस पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह आधारित विकास की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए मई 2015 में राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति, जिसको हम लोग NSSC बोलते हैं, का गठन किया गया था। ध्यान दीजिएगा। और ये जो राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति है, सागरमाला कार्यक्रम के नीति निर्देशन और निगरानी के लिए सर्वोच्च निकाय है। कौन? ये जो आपका राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति है, जिसकी बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई थी, चौथी बैठक, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग इस पॉइंट को। चलिए, महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि देश के, ठीक है, समुद्री बुनियादी ढांचे, यानी कि जो भी हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको मेंटेन करना, बढ़ाना, और बैठक में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला के तहत प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। आप जानते होंगे इस समय भारत में जल मार्गों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, और जल मार्गों के माध्यम से व्यापार को, ट्रेड के लिए या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पर व्यापक स्तर पर ग्लोबली जो है काम किया जा रहा है, ताकि भारत का पर्यटन क्षेत्र बढ़े और व्यापक स्तर पर जो है इसका फायदा देखने को मिले, ठीक है। चलिए, तो सागरमाला परियोजना आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी यहां पर कई सारे पॉइंट्स और दिए गए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके बारे में कुछ पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। तो सागरमाला ने भारत के बंदरगाहों को तीव्र बनाया है, तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। आप जानते होंगे कोस्टल जो एरिया होते हैं उस पे उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। सिंपल सी बात है, अगर नदीय जलमार्ग अगर बढ़ेंगे, समुद्री जलमार्ग बढ़ेंगे, तटीय क्षेत्रों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, तो निश्चित सी बात है कि जो कोस्टल एरिया के जो लोग होंगे उनकी आय में वृद्धि होगी, जो मछुआरे होते हैं उनको भी फायदा मिलेगा। तो व्यापक स्तर पर इकोनॉमी हमारी क्या करती है, ग्रो करती है इससे, राइट। तो ये सारे पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, आप लोग एक एक करके इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये यहां पर कुछ पॉइंट दिए गए कि किस प्रकार से इसमें सुधार देखने को मिला है, ठीक है। पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। पीडीएफ कहां मिलती है? पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम ग्रुप, इसका जो है बना हुआ है, पब्लिक ग्रुप बना हुआ है डिकोड एग्जाम का, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहां पर आपको डेली जो है 9 बजे रात में फाइल मिल जाती है इसकी, ठीक। चलिए, अब बताइए आप लोग प्रश्न इस पर। सागरमाला परियोजना के संदर्भ में लिखे कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह आधारित विकास की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए मई 2015 में राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति का गठन किया गया था। बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति सागरमाला कार्यक्रम के नीति निर्देशन और निगरानी के लिए सर्वोच्च निकाय है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवरोज वर्ष ये अभी चर्चाओं में है, ठीक है। और नवरोज जो वर्ष होता है, दरअसल पारसी समुदाय का ये नववर्ष माना जाता है अपने आप में, ठीक है। और साल में ये 2 बार मनाया जाता है। एक बार मनाया जाता है 21 या 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, सॉरी 20 या 21 मार्च को, हाँ 20 या 21 मार्च को, और एक बार मनाया जाता है अगस्त माह में। 2 बार जो है ये मनाया जाता है। और पारसी समुदाय की संख्या को मजबूत करने के लिए, इनको वृद्धि करने के लिए भी दरअसल पारसी समुदाय के लिए जो है, पारसी समुदाय को मजबूत करने के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम भी कर रही है, आप यह भी जानते होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये नवरोज जो है ये पारसी नववर्ष है, और 20 या 21 मार्च को मनाया जाता है, जो वसंत विषुव के दिन के आसपास होता है, ठीक है।
दूसरा, अच्छा ये भाई साहब प्रश्न आपके नवरोज पर आ चुका है लास्ट ईयर, शायद पीसीसीआरओ किसी में एक एग्जाम में आया था, मुझे ध्यान एग्जैक्ट नहीं है किस में आया था, लेकिन आया था ये इस पर प्रश्न, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको आप लोग। आगे, नवरोज का पर्व पारसी लोगों के लिए बहुत ही खास होता है। नवरोज से पारसी नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, ये भाई जो पारसी नववर्ष होता है इसकी शुरुआत जो नवरोज होता है उसी दिन से होती है। ईरानी कैलेंडर के नए साल का पहला दिन भी यह होता है अपने आप में, और यह त्योहार हजारों वर्षों से पूरे एशिया में, दरअसल जो आपका एशिया महाद्वीप है वहां पर यह मनाया जाता है, राइट। चलिए, बाकी यहां पर कुछ पॉइंट और लिखा है, और यह त्योहार लोगों के लिए वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है, राइट। चलिए, अब जियो पारसी योजना ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। क्यों चला रही है? क्योंकि केंद्र सरकार ने पारसी समुदाय की जनसंख्या में इजाफे को प्रोत्साहन देने के लिए जियो पारसी योजना भी चलाई है। तो ये पॉइंट आपके लिए ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि जियो पारसी योजना का संबंध किससे है। आप कहेंगे सर जियो पारसी योजना का संबंध किससे है? पारसी समुदाय की जनसंख्या में इजाफे करने से है, यानी कि इनकी जनसंख्या में क्या हो, वृद्धि हो। इसी के लिए जियो पारसी योजना को लॉन्च किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा। याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए, और अगर बात करते हैं जियो पारसी योजना की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2013-14 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो यह भी पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा, राइट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस योजना का उद्देश्य ऑलरेडी चलो हमने इसको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे, नवरोज पर्व किस महीने मनाया जाता है? तो फिलहाल विकल्प में अगस्त है नहीं, केवल मार्च दिया गया है, तो बस मार्च में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। भारत की ऊर्जा दक्षता में सुधार, ठीक है, ये कई बार इस पर प्रश्न आया, और हाल ही में रिजर्व बैंक की एक टीम के द्वारा एक स्टडी की गई है, उस स्टडी के बिहाफ पे कुछ बातें कही गई हैं। कौन कौन सी बातें आरबीआई ने कही हैं, आइए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि भाई भारत की जो ऊर्जा दक्षता है, जो उसकी एनर्जी इफिशिएंसी है भारत की, वो क्या हुई, इसमें ग्रोथ हुई है अपने आप में, राइट। और ये भारत के लिए क्या है, बड़ी अच्छी बात है। तो आरबीआई की जो रिसर्च टीम है वो क्या कहती है, आइए हम इस पर देखते हैं एक बार पॉइंट। तो एक स्टडी के अनुसार भारत की ऊर्जा दक्षता में 2000 से 2023 के बीच 1.9% का सुधार हुआ है, जो वैश्विक औसत कितना है, 1.4% से क्या है, ये ज्यादा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये वाला पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि कितना इसमें वृद्धि हुई है, 1.9% तक की इसमें क्या हुई है, सुधार हुई है 2002 से लेकर के 2023 के बीच, यानी कि 23 सालों में 1.9% का इजाफा हुआ है, सुधार हुआ है अपने आप पे, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए आगे क्या कहते हैं रिपोर्ट। ये रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अन्य ब्रिक्स देशों से बहुत आगे है। ब्रिक्स देश आप जानते होंगे, और ब्रिक्स देश के बारे में कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, BRICS, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जानते होंगे। ब्रिक्स के बारे में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुझे बताओ जरा, ब्रिक्स में अभी हाल ही में कौन से अन्य देश शामिल हुए हैं? ये कई बार मैंने आपको प्रश्न कराया है, तो ब्रिक्स के बारे में आप लोग जरा आधे ही पढ़ लीजिएगा। यह भी आपका टास्क नंबर क्या है, 3 है, कि ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, और ब्रिक्स की महत्ता क्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी कुछ नए देश शामिल हुए हैं, तो अगर शामिल हुए हैं तो बताइए, नहीं शामिल हुए हैं तो बताइए, ठीक है। लेकिन मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एज ए टास्क, एज ए होमवर्क आप लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि अन्य ब्रिक्स देशों से बहुत आगे है ये, ठीक है, जिसका औसत क्या है, 1.62% है। हालांकि भारत की ऊर्जा दक्षता अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित बाजारों से पीछे है, जहां इस अवधि के दौरान 2% से अधिक वृद्धि देखी गई है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग काफी तेजी के साथ बढ़िया काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए, अब यहां पर कुछ कुछ पॉइंट और दिए गए हैं कि भाई क्या क्या डेटा है। इस डेटा को आप लोग क्या करिएगा, एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने जो है किसमें, पीडीएफ में, ठीक है। यहां पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, और आप जानते होंगे कि आजकल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है, इसलिए हम लोग ऊर्जा दक्षता में, एनर्जी एफिशिएंसी में आगे बढ़ रहे हैं अपने आप में, ठीक है। चलिए अब बताइए प्रश्न आप लोग कि रिजर्व बैंक की रिसर्च टीम द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार भारत की ऊर्जा दक्षता में 2000 से 2023 के बीच में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है? तो बस अभी तो बताया था मैंने आपको, 1.9% का। देखो यहां पर, ये देखो पॉइंट, यहां पर देखो 1.9% का, बस तो लगा दो टिक, कहां पर है, 1.9, ए पर है, बस ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत। चलिए आगे, संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, ठीक है, यह भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है।
और राष्ट्रीय डेयरी प्रोग्राम कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गोकुल मिशन से संबंधित ही है अपने आप में। तो डेयरी क्षेत्र जो है आपका, डेयरी जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट हो, उसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अभी हाल ही में इसको संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के नाम से इसको चलाया जा रहा है। इसमें कुछ और करेक्शन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने 19 मार्च को संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम यानी कि एनपीडीडी को मंजूरी प्रदान कर दी है। राइट, कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है बजट भी स्वीकृत कर दिया है। और आप यहां पर इमेज के माध्यम से यहां पर देख पा रहे होंगे कि डेयरी सेक्टर का आधुनिकीकरण और विस्तार मोदी सरकार की प्राथमिकता है। कैबिनेट ने अभी निर्णय लिया है। यहां पर देख पा रहे हैं जो जो पॉइंट यहां पर दिए गए हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है और 1000 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय से 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए जो है 2790 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट यहां पर दिए गए हैं और इससे 3 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं और प्रतिदिन 100,95,000 यानी 100,95,000 लीटर दूध की खरीद क्षमता में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है अपने आप में। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट है जो आपके लिए जरूरी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, कुल लागत यहां पर लिखी है 2790 करोड़, जो कि यहां पर इमेज के माध्यम से भी यहां पर आपको बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस योजना का उद्देश्य क्या है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो सिंपल सी बात है भाई कि डेयरी सेक्टर का जो है आधुनिकीकरण करना, विस्तार करना, जिससे दूध की खरीद, उसका प्रोसेसिंग, उसका प्रसंस्करण क्षमता यानी कि प्रोसेसिंग, उसकी कैपेबिलिटी, ठीक है, गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि क्वालिटी में एनहांस हो, सुधार होगा। इसके जरिए किसानों को बेहतर बाजार में पहुंच और उचित दाम मिलेंगे, जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो डेयरी विकास से कहीं ना कहीं किसानों की आय दुगनी होगी और किसानों का उत्थान होगा, क्योंकि जब डेयरी प्रोडक्ट आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर किसानों को इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा मिलना ही मिलना है। ठीक है, बाकी इस कार्यक्रम के 2 प्रमुख घटक हैं, 2 कंपोनेंट हैं। घटक ए यानी कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए में क्या है? तो कंपोनेंट ए के तहत जो है डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, जिससे दूध ठंडा करने वाले संयंत्र लगाए जाएंगे, उन्नत दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं बनेंगी, प्रमाणन प्रणाली बनाई जाएगी भाई, क्योंकि प्रमाणन करना भी जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट का। अगर बिना प्रमाणन के आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, डाउन हो जाती है, मार्केट वैल्यू उसकी डाउन होती है और वो फिर नहीं सेल होते हैं। ठीक है, चलिए, साथ ही उत्तर पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई गांव स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों का गठन भी किया जाएगा और इसके अलावा जो है इस घटक के तहत 2 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का निर्माण भी किया जाएगा, जिन्हें सरकार जो है वित्तीय सहायता देगी। ये कंपोनेंट ए के अंतर्गत इतने सारे काम जो है किए जाएंगे घटक ए के तहत। अब घटक बी के तहत क्या काम किए जाएंगे वो भी देख लीजिए। तो घटक बी के तहत डेयरी थ्रू कोऑपरेटिव्स नाम दिया गया है, जो जापान सरकार और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से संचालित होगा। यानी कि इसका उद्देश्य क्या होगा? 9 राज्यों, कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में डेयरी सहकारी समितियों का विकास और दूध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन, प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग, खरीद और बिक्री ढांचे को क्या करना है, मजबूत करना है। तो ये 2 कंपोनेंट संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए जाएंगे, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए आगे, हो सकता है कि संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में मुख्य परीक्षा में पीसीएस में आपके एग्जाम में पूछने लिया है प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा, आपको वहां पर क्या करना है, रेडी कर लेना है इसको। ठीक है, चलिए आगे। अब बताइए आप लोग कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने 19 मार्च को संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। बिल्कुल सही बात है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? देश में डेयरी सेक्टर का आधुनिकीकरण, विस्तार करना, दूध की खरीद और प्रसंस्करण क्षमता और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार होगा। इससे मतलब ये सब इसके क्या है, मोटो है, दरअसल इसका उद्देश्य है। तो बिल्कुल सही बात है भाई साहब, दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई भी इसमें लाख लपेट आपको नहीं करनी है, याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए, अब फ्लेमिंगो भाई साहब, ये अभी चर्चाओं में रहा है। तो फ्लेमिंगो के बारे में आप जानते हो कि प्रकार का ये पक्षी है और अभी हाल ही में क्या हुआ, फ्लेमिंगो जो है तमिलनाडु के थूथुकुडी यानी कि तूतुकुड़ी जिसको बोलते हैं के तटीय इलाकों में फ्लेमिंगो का एक बड़ा जो है झुंड
क्या है पहुंच चुका है। आप जानते हो कि फ्लेमिंगो दरअसल क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं और ये अपने आप में अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को अपने आवास के लिए, अपने खान पीन के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने +2 में बायो लिया होगा, जूलॉजी लिया होगा, तो बखूबी आप इसको जानते हो कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती है और इनका क्या कुछ उपयोग होता है। राइट, चलिए अपने आकर्षक गुलाबी पंखों के लिए जाने वाले ये पक्षी इस क्षेत्र के समृद्ध संसाधनों का लाभ उठाते हुए प्रजनन और भोजन के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए और फूड के लिए दरअसल यहां पर आए हुए हैं। ठीक है, क्यों आए हुए हैं? क्योंकि फ्लेमिंगो का यह झुंड खारे पानी के निकायों और नमक के मैदानों से आकर्षित हुआ है। तो इनको ये जो माहौल यहां पर मिलता है तूतीकोरिन में, ये बढ़िया लगता है और इसी खारे पानी और नमक के जो मैदान है इसको ये आकर्षित करते हैं अपने आप में, और इसीलिए जो है यहां पर ये आते हैं और अक्टूबर से लेकर के मार्च महीने तक जो है यहां पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण यूरोप के विभिन्न हिस्सों से बड़े फ्लेमिंगो थूथकुडी यानी कि तूतीकोरिन में प्रवास करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट और यहां पर दिखे गए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक पॉइंट यहां पर और इंपॉर्टेंट है, और ये है क्या है कि सर्दियों के दौरान 1 लाख से ज्यादा लेजर और ग्रेटर फ्लेमिंगो मुंबई में प्रवास करते हैं। कौन कौन से? 2 टाइप हैं इसके, लेजर और ग्रेटर फ्लेमिंगो। तो ये जो लेजर फ्लेमिंगो है, सॉरी ग्रेटर फ्लेमिंगो, लगभग क्या होता है 5 फीट लंबा और सफेद गुलाबी रंग का होता है, जबकि लेजर फ्लेमिंगो लगभग 3 फीट लंबा और गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में दिया गया है। चलिए, कुछ प्रजातियां मौसमी रूप से प्रवास करती हैं, जबकि अन्य स्थानीय जलवायु परिवर्तनों के जवाब में प्रवास करते हैं। आप जानते होंगे क्लाइमेट चेंज भी अपने आप में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बर्ड्स आजकल क्या कर रही हैं? माइग्रेट कर रही हैं। भाई अगर आपको एक सही माहौल हाइब्रिड को नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है कि आप 1 + 2 अनदर प्लेस पे जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे मनुष्य हो। मनुष्य भी तो आज क्या कर रहा है? दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है तो क्या कर रहा है? फिर से गांव भाग रहा है कि भैया यहाँ पे तो पोल्यूशन है, वो उत्तराखंड जा रहा है, ऋषिकेश जा रहा है, वो किसी ऐसे प्लेस पे जा रहा है जहां पर पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से इंसान भी माइग्रेट कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से बर्ड्स करते हैं माइग्रेट। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न इस पर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, ग्रेटर फ्लेमिंगो लगभग 5 फीट लंबा और सफेद गुलाबी रंग का होता है, जबकि लेजर फ्लेमिंगो लगभग 3 फीट लंबा और गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जो कि आपके मुंबई के तटीय इलाकों में आते हैं अक्सर। सर्दियों के दौरान 1 लाख से ज्यादा लेजर और ग्रेटर फ्लेमिंगो मुंबई में प्रवास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यह भी सही है, तो यानी कि दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही। ठीक, चलिए विज्ञान धारा योजना ये अभी चर्चाओं में है और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में जनवरी माह में हुई थी, यानी कि 16 जनवरी 2025 को ही विज्ञान धारा योजना की शुरुआत हुई थी। और इसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा क्या काम करेगी? ये इसमें जो है ये वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार यानी कि इनोवेशन और तकनीकी विकास को जो है, यानी कि जो टेक्निकल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो है योजना व्यापक स्तर पर शुरू की गई। क्या नाम है इसका? विज्ञान धारा योजना अपने आप में। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख योजनाओं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, शोध एवं विकास और नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन को एकीकृत इसमें जो है किया गया, ताकि भैया रिसर्च के फील्ड में हम, इनोवेशन के फील्ड में हम लोग आगे बढ़ सके, डेवलप हो सके। ठीक है, चलिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका? देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को क्या करना है? बढ़ावा देना है। आप जानते होंगे कि साइंस, एक अभी हाल ही में एक रिसर्च आई हुई थी, उसमें कहा गया था कि साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व क्या है? कम है। तो ये जो योजना चलाई है इसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाया जाएगा, ताकि महिलाएं भी साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे आएं और अपने आप में अपना जो भी कार्य है वो इसमें बेहतर ढंग से कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट यहां पर और दिए गए हैं। इसमें पैसे के आवंटन की बात की गई है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि कितना पैसा इसमें आवंटित किया गया है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट सेम वही लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब इस पर आधारित प्रश्न है आपके सामने कि विज्ञान धारा योजना की शुरुआत कब हुई थी? सिंपल सी बात है, 16 जनवरी 2025 को हुई थी। अभी हमने जस्ट आपको बताया, यहां पर देखिए कि 16 जनवरी 2025 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 16 जनवरी 2025। ठीक, चलिए अब आपके सामने एक प्रश्न है कि बताओ जनगण मन की रचना किसने की थी? बहुत ही आसान सा उत्तर है, लेकिन कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को, तो कंफ्यूजन ना हो इसी के लिए मैंने आपको प्रश्न दे दिया है। आप लोग लिखकर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका उत्तर बताइएगा कि दरअसल जनगण मन की रचना किसने की थी। ठीक, चलिए
अब आपके सामने एक यहां पर एक एडवर्टाइजमेंट है कि पीसीएस 2025 की टेस्ट सीरीज हमारे यहां पे चल रही है 12,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से। बहुत सुंदर सी टेस्ट सीरीज है ये आपकी। कितना? 12,000 प्लस प्रश्न आपको इसमें कराए जाएंगे। इसके अलावा इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको कराए जाएंगे जीएस के, और 5 टेस्ट जो है सीसीआर के कराए जाएंगे। पीसीएस की टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग जो है नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं। और उत्तर लेखन कार्यक्रम भी हमारे यहां पर चल रहा है पीसीएस मेंस के लिए। आप चाहें तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ करके भी अपनी राइटिंग स्किल को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं, और जो कि आपके अंतिम चयन के लिए क्या रहेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आप चाहें तो उत्तर लेखन कार्यक्रम को भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोग नहीं करते हो, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 8604409201 पर आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न है कि बताओ विज्ञान धारा योजना क्या है। इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में लिखेंगे 125 वर्ड्स में आप लोग इसको लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टाइम मैनेजमेंट पर एक वीडियो में जल्द ही लाने वाला हूं, कल आज शाम तक, या जो है कल आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। आप लोग उसको जरूर देखिएगा कि किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट हम लोग आरओ करते हैं। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट है, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी, तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।